My name is Dr. Mohammad Ibrahim. Today we will discuss about angle of friction and cone friction. हम देखेंगे और इसके साथ हम एक और रिजल्ट है उसको भी देखेंगे कि एंगल ऑफ रीपोज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शंस को हम देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम डायग्राम से बना के समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, वो ऐसे पड़ा हुआ है जिसका वेट हमारे पास W है और आपको पता है कि वेट जो W है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका वेट ये है W। अब हमें पता है कि इसके क्रॉस एक फोर्स और मूव कर रही होगी जो इसके अपवर्ड अमल कर रही होगी, जिसको हमने नाम दिया था नॉर्मल फोर्स का। ठीक है, और उसके साथ अगर हम इस बॉडी के ऊपर जो ये हमारे पास वो बॉडी है जिसका वेट W है और उसकी नॉर्मल फोर्स N है, अगर हम इसकी इस डायरेक्शन में एक फोर्स F अप्लाई करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में हमने फोर्स F अप्लाई किया तो अब हमें पता है कि इसके अपोजिट की तौर पे इसको अपोज करने के तौर पे एक और फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स का नाम देंगे और वो इसके उलट होगी। फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर अमल करती है। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स और एन इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरह का हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा, उसको हम आर का नाम दे देते हैं। तो रिजल्टेंट आर के दरमियान और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है इसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, और ये वाला जो अल्फ़ा एंगल होता है इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स का भी नाम देते हैं, और नॉर्मल फोर्स के दरमियान जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है, ठीक है, उनके दरमियान लिमिटिंग फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का फिर हम जब एंगल देखते हैं नॉर्मल फोर्स के साथ, वो जो एंगल बनाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कमी है। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स के लिमिटिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, देन द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट आर एंड एन, उसको हम क्या कहते हैं, हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब हमारी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगी F, इसके ओपोजिट एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अमल करेगी। फ्रिक्शन फोर्स का और ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आर आएगा। अब इस रिजल्टेंट आर का, ये वाला जो रिजल्टेंट आर आया है, इसका जो एंगल बनता है नॉर्मल फोर्स के साथ, उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। और ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, इसको हम लिखते हैं टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय हमारे पास नॉर्मल फोर्स, ये हमारे वाला आ जाती है। अब हमें पता है कि फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, म्यू एन के इक्वल होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे म्यू एन लिख देते हैं, नीचे एन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये टोटली म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो जो टेन अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन भी आ गया कि अगर हम इस अल्फ़ा के ऊपर टेन अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, म्यू के इक्वल आएगा। अब दूसरी बात ये है हमारे पास, इफ़ द रिजल्टेंट रिएक्शन हम किसको नाम दे रहे हैं, इस रिजल्टेंट को, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट आया उसको हम आर का नाम दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे आर लिख भी लेते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट रिएक्शन आर इज़ रोटेटेड अबाउट द नॉर्मल फोर्स, अगर ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर हमारे पास आया है, ये एन के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, ऐसे। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो ऐसे टोटल आएगा, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या क्रिएट करेगा, एक कोन जनरेट करेगा। ठीक है, इफ़ द रिजल्टेंट रिएक्शन आर इज़ रोटेटेड अबाउट द नॉर्मल फोर्स इट विल फॉर्म अ कोन, ये हमारे पास एक कोन बनाएगा विच इज़ नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन। जो इस तरह की फ्रिक्शन की वजह से कोन बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, कोन ऑफ फ्रिक्शन का नाम देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स थी और हमारे पास नॉर्मल फोर्स थी, जब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट लिया तो वो आर आया।
आर का जो रिजल्टेंट आया है और नॉर्मल फोर्स का जो आपस में एंगल होता है उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। अब अगर ये वाला जो रिजल्टेंट आर आया है ये इस एन के गिर्द मूव करना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, तो उससे हमारे पास क्या होगी, एक कोन जनरेट होगी जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और ये इसी तरह की कोन अगर हम एन को डाउनवर्ड ले लें, वेट को ऊपर की तरफ मूव करवाएं, तो डाउनवर्ड भी ये ऐसे बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह की पूरी कोन जनरेट की जा सकती है जिसे हम कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ रिपोज का, उसको देखते हैं ज़रा। जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज का या स्लाइडिंग का। इसे एंगल ऑफ रिपोज भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल एट विच जिस पर द बॉडी प्लेस, जिस पर कोई जिस्म रखा हुआ है, ऑन इट इसके ऊपर रखा हुआ है, जस्ट बिगेन टू स्लाइड, वो वाला एंगल जो किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है जहाँ से वो जिस्म या वो जो बॉडी है जस्ट बिगेन शुरू कर दे टू स्लाइड, मूव करना, थोड़ा स्लाइड मतलब हल्का सा मूव करना शुरू कर दे, नीचे आना शुरू हो जाए, इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल थीटा है, ठीक है। अब अब आपको पता है अगर ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर थीटा 35 था, अगर हम थीटा 36 लेते हैं, ये एंगल मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल एज एग्जांपल 36 लेते हैं, तो ये जिसम स्लाइड नहीं करता, ये जो बॉडी है ये स्लाइड नहीं करता, ये वैसे ही पड़ा रहता है। और फॉर एग्जांपल जब हम एंगल थीटा 37 लेते हैं, तो ये जो बॉडी है ये स्लाइड करना शुरू हो जाता है, मतलब ऐसे मूव होना शुरू हो जाता है 37 के एंगल पे। तो ये थीटा 35 पे बॉडी रेस्ट में पड़ा हुआ था, जब थीटा हमने 37 लिया तो बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, जब हमने 36 लिया था तो बॉडी ने स्लाइड नहीं किया था, तो एंगल ऑफ रिपोज 36 से नहीं होगा। जब एंगल हम 37 फॉर एग्जांपल हमने लिया, तो 37 पे जिस एंगल पे 37 ज़रूरी नहीं है, जिस एंगल पे बॉडी जो है स्लाइड करना शुरू कर देगा, वो वाला जो एंगल मिनिमम जो एंगल होगा, इसके बाद जिस एंगल के ऊपर आगे करने से बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा, वो एंगल ऑफ रिपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि एक बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे एंगल हमने लिया हुआ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 5 एंगल लिया, तो हम बॉडी को चाहे इतना भी कर देते, फॉर एग्जांपल में भी हो सकता है कि थीटा 8 लेने से भी बॉडी वहीं पे ही पड़ा रहे, अगर हम थीटा 9 ले तो फिर बॉडी नीचे मूव करना शुरू करे, तो वो वाला एंगल जिसको थोड़ा सा ऊपर करने से एंगल हमारे पास क्या होना शुरू हो जाए, स्लाइड, बिगिन टू स्लाइड, जो हमारे पास बॉडी है वो स्लाइड करना शुरू कर दे, तो उस तरह का जो एंगल हमारे पास होगा उसको एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमने 3 टॉपिक अभी इसमें देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।